नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगी ऐसी कौन सी हर्डल्स हैं जो एग्रीकल्चर के सक्सेस को भारत में अपनी बुलंदियों तक पहुंचने में आती हैं। ये हर्डल्स या प्रॉब्लम्स दे कैन बी एसोसिएटेड विद ज्योग्राफिकल कंडीशंस या नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित हो सकती हैं और आपके समाज से संबंधित हो सकती हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, हमें अपनी स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, इन सब का एनालिसिस करते रहना चाहिए जिससे हम उसका समाधान ढूंढ सकें और धीरे धीरे अपना सक्सेस चार्ट ठीक कर सकें। भारत में जो पूरे वर्ल्ड में लगभग 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जो प्रिसाइसली किसी मेजर क्लाइमेटिक और ग्रोइंग पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं और सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स और कल्टीवर्स के लिए सूटेबल होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उसमें से मेजर 15 क्लाइमेट्स जो होते हैं वो भारत में एग्जिस्ट करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जैसे 60 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, तो उसमें से 46 टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे देश में मिलती हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन टोटल वर्क फोर्स में 54.6% है और इसमें जो उसकी अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। और पूरी जो हमारी कंट्री की ग्रॉस वैल्यू एडेड उसका 16% जो है वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ 2019 में थी। अनफॉर्चुनेटली जो इसका हमारा जो शेयर है एग्रीकल्चर का पूरे ग्रॉस वैल्यू एडेड में वो डिक्लाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं जो डेटा है उसमें 2015 में ये 18.2% था और जो कि घट करके 2019 में 16% रह गया है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम उतनी सक्सेस नहीं अटेन कर पा रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। हमारे यहाँ हमारे देश में विरासत का कानून है। कोई भी एक पिता है उसकी जो संपत्ति होती है वो बराबर बराबर भागों में या जिस भी हिसाब से वो विल लिखता है या विरासत में देता है वो उसके बच्चों में बंट जाती है। जब अगर एक पिता के समझिए 4 बच्चे हैं अगर, तो चारों बेटों में या बेटियों में वो जो उसका एक खेत है वो 4 भागों में बंट जाएगा एंड सो ऑन। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाता है। तो अगर आप 3-4 जनरेशन बाद देखेंगे तो इसमें हर बच्चे के हिस्से में बहुत ही कम फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आती हैं। अब उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं कि इसकी वजह से बहुत ही जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है और एक बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में हम चले जाते हैं। क्योंकि अगर बहुत छोटी जमीन है आपकी या फ्रैगमेंटेड है, मतलब एक हिस्सा कहीं और है दूसरा हिस्सा थोड़ी दूर पर आया है, तो उसमें टाइम, लेबर ये सब वेस्ट होता है। क्योंकि अगर आपको सीड्स एक खेत से दूसरे खेत में मूव करने हैं या मैन्योर मूव करने हैं या आपके इम्प्लीमेंट्स यूज करने हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। साथ ही साथ इरिगेशन की फैसिलिटी अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें भी डिफिकल्टी आती है। देखिए, अगर आप कोई सबमर्सिबल भी खोदेंगे या अगर आप स्प्रिंकलर भी लगाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही इरिगेट करेगा। अगर बीच में किसी और का खेत आ गया है तो अगेन आपको डिफिकल्टी हो जाएगी इरिगेशन में। उसके अलावा चूंकि बहुत पास पास सटे हुए खेत होते हैं तो बाउंड्रीज बनानी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो जमीन हड़पने का भी डर रहता है। तो बहुत सारी जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है वो बाउंड्रीज बनाने में वेस्ट हो जाती है और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से फार्मर जो है वो अपने जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है या एग्रीकल्चर में वो और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप किसी तरह से कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कर दें। यानी कि अगर मेरा एक खेत एक जगह है और दूसरा खेत 2 किलोमीटर दूर पड़ रहा है तो गवर्नमेंट जो है वो जितना मेरा एरिया है दूसरी तरफ उतना ही एरिया मुझे पास में दे दे ताकि मैं मिला करके दोनों खेतों को एक बड़ा खेत बना सकूं। अब इसमें भी
कुछ कुछ परेशानियां आती हैं, जैसे हो सकता है कि मेरे दोनों खेत जो हैं वो हैं तो 2 किलोमीटर दूर लेकिन बहुत फर्टाइल हैं, जबकि अगर मुझे जो पास में एरिया मिल रहा है वो उतना फर्टाइल नहीं है, तो अगेन वो भी एक प्रोडक्टिविटी जो है वो कम कर देता है और लोग बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे एक मेरी फर्टाइल लैंड के बदले कम फर्टाइल लैंड क्यों मिल रही है। तो दे आर नॉट रेडी फॉर दोज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। हालांकि काफ़ी हद तक आज़ादी के बाद सरकार ने इस नियम को लगाया है और कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी इफेक्टिव रहा है, क्योंकि मेजर चंक जो है आपका एग्रीकल्चरल लैंड का वो फर्टाइल ही होता है। लेकिन जहाँ पे पथरीली ज़मीन है या बीच में कहीं पहाड़ है या बंजर ज़मीन है, वहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स में दिक्कत आती है। दूसरा बहुत ही मेजर एक जो रॉ मटेरियल है ज़मीन के बाद, वो होते हैं बीज, क्योंकि यही सबसे पहला ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो खाद और फर्टिलाइजर्स के अलावा अगर इसकी क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है तो उससे यील्ड्स आपकी अच्छी ही आएंगी। तो ये एक बेसिक इनपुट है किसी भी क्रॉप की यील्ड्स को बढ़ाने के लिए और एक सस्टेन्ड ग्रोथ जो होती है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे मेजर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो अश्योर्ड क्वालिटी सीड्स होते हैं, देखिए बीज तो आपको कैसे भी मिल जाएंगे। सपोज करिए आपको 10 किलो बीज चाहिए हाइपोथेटिकली, और उसमें से अगर आप खरीदने गए हैं कहीं से बीज और 70% ही प्योरिटी है, तो समझिए कि 10 किलो में से सिर्फ 7 किलो बीज जो है वो आपकी प्रॉपर क्रॉप का है और बाकी जो बीज है 3 किलो मिलावट है उसमें। तो उसके बाद अगर आप उसको ग्रो भी करते हैं तो देखिए वीड्स की कितनी समस्या आ जाएगी, उसके लिए आपको मैनुअल लेबर लगाना पड़ेगा और एक कंपटीशन बढ़ जाएगा आपके सीड्स में और वीड्स के अंदर, जिससे कि प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग फैक्टर कि आपने सोचा है कि मेरे इतने बीज गेहूं के ही हैं या मेज़ के ही हैं और बीच बीच में सरसों उग रही है या किसी और चीज़ की मिलावट हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली जो एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो अभी भी बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स के आउट ऑफ रीच हैं, और स्पेशली जो गरीब तबके के जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, क्योंकि जो हमारे हाइब्रिड सीड्स हैं वो आपको हर साल नए खरीदने पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्राइस पर वो मिलते हैं जिसको फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने नेशनल सीड कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश किया था 1963 में और हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स चलाए थे 1966 और 67 में, जिससे कि किसानों को ये जो बीज होते हैं वो सही दाम पर उपलब्ध हो पाए। इसके अलावा 13 स्टेट सीड कॉरपोरेशंस हैं जिनको हम SSCs कहते हैं, वो भी इस्टेब्लिश किए थे गवर्नमेंट ने। तो जो इंडियन सीड इंडस्ट्री है उसने बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रोथ अपनी करी है पास्ट में और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में अपना एक बहुत ही मेजर जो योगदान है वो करेगी, क्योंकि जो सीड इंडस्ट्री का रोल होता है वो सिर्फ एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस करना ही नहीं होता है, बल्कि एक वैराइटल डाइवर्सिटी जो होती है उसको भी मेंटेन करना होता है, जो कि हमारे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को कोइंसाइड कर सकें या सूट कर सकें। क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी हमारी कम हो जाएगी तो आगे हमें दिक्कत हो सकती है, उससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ डिप्लीट हो जाती हैं सॉइल से अगर आप एक ही चीज़ लेते रहें, एक ही चीज़ उगाते रहें। तो जो हमारी जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं हमारे देश के, वो डिज़ाइन किए गए हैं टुवर्ड्स मेकिंग द इंडियन फार्मर्स अवेलेबल जो एडिक्वेट हमारे क्वांटिटीज ऑफ सीड हैं सुपीरियर क्वालिटी के, अप्रोप्रिएट टाइम पे और प्लेस पे वो भी,
क्योंकि देखिए टाइम और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी अभी रोपाई हो रही है किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की या बुआई हो रही है और वो वाला बीज मुझे उस टाइम उपलब्ध नहीं है तो फिर वो बेकार है। और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी जो चंक है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का है। और ये सब करके हम जो हमारी कंट्री की जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी गोल्स हैं उनमें हम पहला कदम अपना रख सकते हैं। तो जो इंडियन सीड्स प्रोग्राम है ये लार्जली एडहेर करता है टू लिमिटेड जनरेशन सिस्टम फॉर सीड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक के बाद एक जब हम प्रोजेनी की बात करते हैं तो एक लिमिटेड जनरेशन के लिए ही करता है। और 3 तरीके के मेजर सीड्स जो होते हैं वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला होता है ब्रीडर सीड, और ब्रीडर सीड जो होता है वो बेसिक सीड होता है और फर्स्ट स्टेज इन सीड प्रोडक्शन होता है। देखिए जनरेशन्स होती हैं सीड प्रोडक्शन की। आपने कुछ भी उगाया उसके बाद अब क्रॉस करते हैं, प्रोजेनी बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आती है। तो ये जो हमारा ब्रीडर सीड होता है ये सबसे पहली स्टेज का सीड होता है सीड प्रोडक्शन में। उसके बाद आता है दोस्तों फाउंडेशन सीड, जो कि सेकेंड स्टेज होता है सीड प्रोडक्शन चेन में, और ये बनता है ब्रीडर सीड से। ब्रीडर सीड की जब आप फर्टिलाइजेशन कराएंगे या पोलिनेशन कराएंगे तो जो नेक्स्ट सीड आएगा दैट विल बी फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन सीड के बाद आएगा आपका सर्टिफाइड सीड, जिसको हम एक लास्ट स्टेज हम बोलते हैं सीड प्रोडक्शन चेन में। और जो प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर और फाउंडेशन सीड्स और सर्टिफाइड सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी बड़ा है। इसका जो एनुअल एवरेज रेट है बढ़ने का 3.4% रहा 2001, और फिर 7.5% रहा 2002, और उसके बाद ये बढ़ के जंप लिया है 2005 और 6 में 9.5%। दोस्तों इंडियन सॉइल्स में इतने सालों से जो खेती चली आ रही है उसकी वजह से जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, और जिसकी वजह से एक जो लो प्रोडक्टिविटी का जोन है उसमें हम लोग आ चुके हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि जो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनमें जो एवरेज यील्ड्स हैं उसमें हम वर्ल्ड में सबसे कम स्थान पर, सबसे निचले स्तर पर आते हैं। और ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है जो कि सॉल्व की जा सकती है बेटर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स प्रयोग करके। और जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हैं वो सेम वही रोल हमारे खेतों में प्ले करते हैं, जो कि एक अच्छा खाना, एक अच्छी खुराक हमारे शरीर को देती है। और जैसे एक वेल नरिश्ड बॉडी जो होती है वो बहुत अच्छे काम करने में सक्षम होती है, उसी तरह से एक वेल नरिश्ड सॉइल आपको अच्छी यील्ड दे सकती है। और इट इज एस्टिमेटेड कि 70% ऑफ ग्रोथ जो होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वो आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू इंक्रीज्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस। और इसलिए एक जो कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर है उसके अंदर कितना होता है आपके खेत में, वो एक बैरोमीटर भी आप कह सकते हैं उसको एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी का। हाउएवर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी आती हैं बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर पहुंचाने के अंदर, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो हमारा जो किसान वर्ग है वो स्मॉल स्केल और मार्जिनल फार्मर्स ही हैं। और काउ डंग जैसे कि आप सबको पता है कि बेस्ट मैन्योर होता है सॉइल का, लेकिन उसको भी लोग बाग जो है अपने घरेलू यूज के लिए, किचन के यूज के लिए यूज कर लेते हैं। और जो फायरवुड की सप्लाई है वो भी कम हो गई है धीरे धीरे, और फ्यूल भी इंक्रीज हो रहा है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है रूरल एरियाज में क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ मैन्योर्स है ये एक लिमिटिंग फैक्टर बनता जा रहा है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स तो आप जानते हैं कि कितने कॉस्टली होते हैं, और पुअर फार्मर्स की रीच के बाहर हो जाते हैं ये फर्टिलाइजर्स। जो हमारी कंट्री है उसमें एक पोटेंशियल है लगभग 650 मिलियन टन्स ऑफ रूरल और लगभग 160 लाख टन्स अर्बन कंपोस्ट देने का, जो कि हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंटली। और ये अगर हम यूटिलाइज कर पाए तो हमारी
दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक साथ निकल आएगा कि एक तो जो हमारा वेस्ट निकलता है वो सही रूप से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की कैटेगरी में चला जाएगा और मेन्योर भी मिल जाएगी सॉइल को। और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रखे हैं फार्मर्स को, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ हैवी सब्सिडी फॉर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसकी वजह से जो आजकल कंजम्पशन है फर्टिलाइजर्स का इंक्रीज हो चुका है। देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे तब फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत कम होता था, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन उस टाइम केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन उसकी वजह से हमें ग्रोथ भी मिली है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी उर्वरा शक्ति है सॉइल की वो कम होती चली गई है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। और जो पेस्ट्स होते हैं, जर्म्स होते हैं या वीड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन देते हैं क्रॉप्स को और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स को, जिससे कि लगभग हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम लगभग 1/3 ऑफ टोटल प्रोड्यूस जो है वो नुकसान में चला जाता था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और वीडिसाइड्स को यूज करके अपनी क्रॉप्स बचाने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, एक इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि जितने ज्यादा हम ये केमिकल्स यूज करते हैं उस वजह से एनवायरमेंटल सॉइल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके अपने ही अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है कि हम लोग जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज करें, या जिनका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है उन चीजों को यूज करें, ताकि हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं और हमारा एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसका ग्राफ हमारा बढ़ता चला जाए। जमीन, बीज और खाद के बाद दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इंडिया में एग्रीकल्चर फेस करता है वो है सिंचाई का। ऑल्दो चाइना के बाद भारत सेकेंड लार्जेस्ट इरिगेटेड कंट्री है, फिर भी भारत का सिर्फ 1/3 क्रॉप्ड एरिया ही इरिगेशन के अंडर आता है। और सिंचाई जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इनपुट है, स्पेशली इन अ ट्रॉपिकल मॉनसून कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे रेनफॉल या बारिश जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, अनप्रिडिक्टेड होती है, अनरिलायबल होती है और इरेटिक होती है कि कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं बहुत कम हो जाती है। जब हमें बारिश का पानी चाहिए तब नहीं होती है, और जब बारिश का पानी बिल्कुल नहीं चाहिए तब बहुत धुआंधार बारिश हो जाती है। तो इंडिया इट कैन नॉट अचीव सस्टेन्ड प्रोग्रेस एग्रीकल्चर में जब तक कि हम आधे से ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया को इरिगेशन के अंडर नहीं ले आते हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेस स्टोरी है, स्पेशली इन सम स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लगभग आधे से ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया इरिगेशन के अंदर आता है और वहाँ पे एग्रीकल्चरल जो आउटपुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुए हैं। हाउएवर कुछ सावधानियां इसमें भी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके भी इल इफेक्ट्स हैं, ओवर इरिगेशन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली अगर आप कैनाल से इरिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज ट्रैक्ट्स पंजाब में, हरियाणा में यूजलेस हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलिनिटी, अल्कलिनिटी और वाटर लॉगिंग जैसे जो आप कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है। और जहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल परियोजना, एक IGNP जो एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब सॉइल वाटर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और ये जो मैंने ऊपर आपको एबायोटिक स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स बताई थी ये बढ़ गई हैं। अगली मुख्य समस्या जो भारत में कृषि फेस करता है वो है मशीनीकरण की कमी। इन स्पाइट ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर पार्ट्स में इंडिया के मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस लाइक प्लॉइंग या सोइंग ऑफ सीड्स या हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये सब मैनुअली ही होता है। ज़्यादातर स्मॉल स्केल या मार्जिनल फार्मर्स प्लॉइंग, बुआई, रुपाई, सिंचाई, खरपतवार हटाने में मशीन्स का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे ह्यूमन लेबर की वेस्टेज होती है,
टाइम ज़्यादा लगता है और पर कैपिटा यील्ड्स भी काफ़ी कम हो जाती हैं। तो देर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मैकेनाइज द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, जिससे कि वेस्टेज ऑफ लेबर हम अवॉइड कर सकें और फार्मिंग को कन्वीनियंट और एफिशिएंट बना सकें। और इसीलिए दोस्तों एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और मशीनरी जो हैं ये बहुत ही क्रूशियल इनपुट है फॉर एफिशिएंट एंड टाइमली एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए, जिससे कि आप मल्टीपल क्रॉपिंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा काम करा सकते हैं और इस तरह से आप प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स चला रखी हैं जिससे ट्रेडिशनल और इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंट्स को नई उन्नत तकनीकों से रिप्लेस किया जा सके और इंक्रीज्ड यूज ऑफ ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स की वजह से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर का एग्रीकल्चर में शेयर 1971 में 40% से बढ़कर 2004 में 84% हो गया है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, हरियाणा में फार्मर्स ने टेक्नोलॉजी को खुले दिल से अपनाया और अपनी पर कैपिटा इनकम में काफ़ी इजाफा किया है। दोस्तों लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फर्टाइल लैंड सफ़र करता है मृदा अपरदन से, जिसका मुख्य कारण ज़्यादातर बहुत तेज हवा या पानी का बहाव होता है और इस एरिया को हमें बहुत ही प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए और जिससे कि उसकी ओरिजिनल फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए, क्योंकि सॉइल इरोजन से देयर इज़ अ रिडक्शन इन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो मिट्टी को बांधने की क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो टॉप सॉइल होती है जिसमें ज़्यादातर हमारे राइजोस्फीयर एरिया आता है और सबसे ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो कहीं बह के चला जाता है या उड़ के चला जाता है और उसकी वजह से पूरे सॉइल की जो फर्टिलिटी है काफ़ी मात्रा में रिड्यूस हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग कवर क्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं और हमें प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए जिसे हम रीफॉरेस्टेशन कहते हैं, या मल्चिंग कर सकते हैं जिससे कि जो टेम्परेचर है ऊपरी मिट्टी का वो कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सूखी नहीं होगी मिट्टी जिससे उड़ के नहीं जाएगी, या लाइव फेंसिंग हम लोग कर सकते हैं। इन सब टेक्निक्स को अपना के हम लोग सॉइल इरोजन की समस्या से कुछ हद तक निदान पा सकते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और भारत में देयर इज एन एब्सेंस ऑफ साउंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स को जो लोकल ट्रेड्समैन होते हैं या मिडलमैन होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है टू डिस्पोज ऑफ देयर फार्म प्रोड्यूस, और जो मिडलमैन होते हैं वो बहुत ही कम दाम पे किसान को नुकसान पहुंचाते हुए उनके पैदावार को खरीद लेते हैं। और जो फार्मर्स होते हैं बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से अपनी जो सेल होती है उसको बहुत ही कम दाम पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जमींदार भी होते हैं और जिनसे फार्मर्स ने कभी ना कभी कर्जा लिया होता है और वो लोग एक दबाव या प्रेशर बना देते हैं फार्मर पे कि अब उनकी जो पैदावार है वो उन्हीं को बेचनी है, और इस वजह से किसान जो है उसको अपनी पैदावार का सही दाम मिल नहीं पाता है। और इसके लिए न्यू फार्म लॉज सरकार लेकर के आई है जो कि एनेबल करेगा फार्मर्स को, एक कैपेसिटी देगा फार्मर्स को जिससे कि वो अपनी क्रॉप्स को किसी भी प्राइवेट बिजनेसमैन को भी बेच सकते हैं या दे कैन गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मंडी में ही जा कर के अपनी पैदावार को बेचना है, और इस लॉ की हेल्प से जो फार्मर्स हैं उनको एक डिज़ायर्ड प्राइस अपनी क्रॉप्स का मिल जाएगा। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में स्टोरेज फैसिलिटीज़ या तो हैं ही नहीं या फिर इनएडिक्वेट और नॉट अप टू द मार्क हैं। ऐसे में किसानों के पास और कोई चारा नहीं बचता है और उन्हें उस समय के मार्केट प्राइस पर अपनी पैदावार बेचनी पड़ती है, जो कि ज़्यादातर सप्लाई बढ़ने की वजह से उस समय कम ही होती है।
अगर किसानों के पास अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज हो तो वो वहाँ पे अपनी पैदावार को स्टोर कर सकते हैं, और जब सप्लाई कम हो जाए थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद, तो वो अपनी जो मुंह मांगी कीमत है या जो बेटर कीमत है उस पर अपनी पैदावार को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग टोटल 10% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं लगभग, और उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 7% दे काउंट फॉर पुअर स्टोरेज कंडीशंस ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरेज कंडीशंस अच्छी होना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एट प्रेजेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम FCI कहते हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी CWC, और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जैसी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेयर हाउसिंग और स्टोरेज एक्टिविटीज में संलग्न है। एंड दीज एजेंसीज दे हेल्प इन बिल्डिंग अप द बफर स्टॉक, जो कि जरूरत के वक्त देश के काम आ सकता है। जैसे आपने अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पर देखा, जब हम लोग सब कुछ लॉकडाउन होने के बावजूद अपनी देश की जनता को पूरा अनाज पहुंचा पा रहे थे। और 1980 से नेशनल ग्रिड ऑफ रूरल गोडाउन्स के इस्टेब्लिशमेंट की स्कीम भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और ये स्कीम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को उनके खेतों के पास स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एक मेन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से किसान अपनी पैदावार इजीली कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आज भी बहुत सारे गांव पक्की सड़क से मार्केट सेंटर्स से नहीं जुड़े हैं। कच्ची सड़कों से मॉनसून सीजन में स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और इसके लिए श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़कों के निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अगर सभी गांव चीप एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से मार्केट सेंटर से जुड़ जाएंगे तो किसानों को काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, जैसे हर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत आवश्यक होता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी और सीड के महंगे हो जाने के कारण खेती में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी से कई किसान घाटे में चले जाते हैं। उन्हें बैंक से या जमींदारों से या अलग अलग मनी लेंडर्स से कर्ज लेना पड़ता है, और फिर वे कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं। हालांकि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज और कई मनी लेंडर्स की वजह से रूरल क्रेडिट सिनेरियो में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, तो भी इस संदर्भ में सरकार को और ज़्यादा स्कीम्स लाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हमने भारत में कृषि से संबंधित जो मेजर प्रॉब्लम्स हमारे किसान भाई फेस करते हैं उनके बारे में और उनके सो कॉल्ड सॉल्यूशंस के बारे में इस वीडियो में समझा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।